दोस्तों नमस्कार एंड वेलकम टू भारत मंथन एकेडमी। दोस्तों पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी समय लग गया यूनिट नंबर 4 को प्रिपेयर करने में और शुरुआत करने में। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन की यूनिट नंबर 4 की, कि क्या-क्या है यूनिट नंबर 4 में सोशियोलॉजी में पढ़ने के लिए। आज हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं यूनिट नंबर 4 का फर्स्ट बुलेट, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सोशल चेंज इन इंडिया। इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिकरण के कारण समाज में क्या बदलाव हुए भारत में, इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। पूरे नोट्स पॉइंट टू पॉइंट फॉर्म में होंगे। जैसा एग्जाम की रिक्वायरमेंट है ठीक उसी तरीके से ये नोट्स बनाए गए हैं, तो ध्यान पूर्वक लेक्चर को देखिए और नोट्स बनाइए। ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण समाज में क्या बदलाव हुए, फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशन में क्या बदलाव हुए, उसके अगले लेक्चर में फिर स्ट्रेटिफिकेशन उसके अगले लेक्चर में देखेंगे। इसी तरीके से जो जितने भी कॉमा कॉमा लगे हुए हैं ये सारे हम एक एक लेक्चर में कवर करेंगे बहुत ही डिटेल में, ताकि कोई भी पॉइंट छूटे ना, कोई भी सोशोलॉजर छूटे ना। और ये वाला जो सोशोलॉजी का यूनिट है, यूनिट नंबर 4, 5 और पूरा पार्ट है वो आपका प्रॉपर रूप से कवर हो सके। तो आगे बढ़ते हैं। पहले हम देखते हैं, जैसा कि हमेशा ही हम देखते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट, विषय सूची, क्या क्या टॉपिक, मतलब किन किन आयामों पे बात होगी, किन किन एस्पेक्ट्स पे इसमें हम बात करेंगे। तो औद्योगिकरण कारण जो सोशल समाज में जो बदलाव हुए उसका हम परिचय जानेंगे। उसके बाद भारत में औद्योगिकरण हुआ कैसे, उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, इसके बारे में जानेंगे। इसमें पहले क्या हुआ था कि पहले इंडिया में हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री हुआ करती थी, जैसा कि हम मॉडर्न हिस्ट्री के शुरुआती टाइम में पढ़ते हैं। उसके बाद ये होता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, इंडिया को रॉ मटेरियल इंडिया से एक्सपोर्ट करके जो है इंग्लैंड लेके जाया जाता है, वहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होता है। फिर वहाँ से इंडिया वापस लेके आते हैं और इंडिया को एज अ कंज्यूमर बना दिया जाता है। तो यहाँ पर पूरे में होता ये है कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में होता है। उसके बाद वापस से कुछ 60-70 साल बाद, 100-150 साल बाद इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत होती है। ऐसा हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है। तो उन बातों को यहाँ पर हम जानेंगे। उसके बाद जानेंगे कि क्या विशेषता है, क्या करेक्टरिस्टिक्स है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है इंडस्ट्रियलाइजेशन की। उसके बाद हम जानेंगे सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स क्या हैं, इमाइल दुर्खेम का क्या कहना पड़ रहा है, मार्क्सिस्ट थ्योरी क्या कहती है। उसके बाद एम एन श्रीनिवास क्या कहते हैं उनकी थ्योरी में। तो ये सारी जो सोशियोलॉजिकल थ्योरीज़ हैं ये हम कवर करते आए हैं अभी तक, और आगे भी इनको पॉइंट टू पॉइंट फॉर्म में कवर करेंगे। इसके बाद जो सोशल इंस्टीट्यूशंस में जो बदलाव हुए इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, तो एक बात मैं आपको ये बता दूं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसका नाम है सोशल इंस्टीट्यूशन। सोशल इंस्टीट्यूशन का असल में मतलब क्या होता है पहले तो आप ये समझ लीजिए, क्योंकि इस पूरी यूनिट में और पूरी ही सोशियोलॉजी में आपको सोशल इंस्टीट्यूशन शब्द देखने को मिलेगा। जब समाज में एक इंस्टीट्यूशन की तरह क्या क्या माना गया है, फैमिली को माना गया है, एजुकेशन सिस्टम को माना गया है, रिलीजन को माना गया है। अब इसका मतलब क्या है, ये आपकी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम जो आपकी नीड्स को फुलफिल कर रहा है समाज में, सोसाइटी में, वो कहलाता है एक सोशल इंस्टीट्यूशन। जैसे कि फैमिली, एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, रिलीजन। तो ये कहीं ना कहीं आपका एक इंस्टीट्यूशन की तरह काम करते हैं, इसलिए यहाँ पर एक टर्म यूज़ किया गया है सोशल इंस्टीट्यूशन। ठीक है। अब इसके आगे देख लेते हैं, इसके आगे हम क्या क्या कवर करेंगे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण समाज में क्या गति में क्या बदलाव हुए, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के कारण भी काफ़ी सारी चेंजेस हुए, जैसे आज हम वेस्टर्नाइजेशन को ज़्यादा जो है फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। तो ये मेनली हुआ क्यों है, ग्लोबलाइजेशन के कारण हुआ है। ग्लोबलाइजेशन एक देखा जाए तो एक इकोनॉमी का टॉपिक है, लेकिन हम उसको यहाँ पर सोशल चेंज में कवर कर रहे हैं, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में मेंशन है। इसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन के क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स रहे, ठीक है, उसको हम यहाँ पर कवर करेंगे। पॉजिटिव इफेक्ट में आप देखोगे कि यहाँ पर लोगों की इनकम काफ़ी बढ़ती है, बल्क प्रोडक्शन होता है, लेकिन नेगेटिव इफेक्ट में आप देखोगे तो इन्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ हमको देखने को मिल रही है, पॉल्यूशन हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि इंडिया के सोशियोलॉजर्स क्या बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में, और एट प्रेजेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण क्या क्या जो है इश्यूज हमको फेस करने पड़ रहे हैं। उसके बाद कुछ केस स्टडीज़ देखेंगे। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे, गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं,
कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल लिंकेजेस भी हम यहाँ पर कवर करेंगे, क्योंकि कुछ कुछ बातें हमको हमारे आंसर में ऐड करनी होती है पॉइंट के फॉर्म में। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का इससे क्या लिंकेजेस है, और ओवरऑल एक क्रिटिकली इस पूरे टॉपिक को एवेल्युएट करेंगे, क्योंकि ऐसा मेंस में क्वेश्चन आता है। ठीक है, फिर कंक्लूजन जानेंगे इस पूरे टॉपिक का, और लास्ट में एमपीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से टर्मिनोलॉजीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डायरेक्टली पेपर में पूछ ली जाती है, इसलिए हमको इसके हिसाब से कवर करना है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात ये बताना चाहूँगा कि भारत मंथन अकेडमी द्वारा एक पीएमपी प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसमें वीकली आपको टारगेट दिए जाते हैं, फिर वीक में एक बार टेस्ट होता है, मेंस की कॉपी चेक होती है, फिर पर्सनली मेंटर आपको जो है वो फैकल्टी आपको कॉल करेंगे और आपको गाइड करेंगे। तो ये वाले दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, और अतिरिक्त जानकारी इस नंबर से आप पा सकते हो। ये है नंबर 9424876231। ये राइट साइड में पीएमपी प्रोग्राम में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं हमारे इस लेक्चर को कि क्या चेंजेस हुए सोसाइटी में इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण। तो पहले तो आप समझिए इंडस्ट्री का क्या मतलब होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या मतलब होता है। जब भी एक एग्रेरियन इकोनॉमी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में कन्वर्ट हो जाती है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जिसमें हम मशीनों का इस्तेमाल करेंगे, फैक्ट्री में प्रोडक्शन होगा, एक साइंटिफिक इनोवेशंस भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। और इसी वजह से क्या होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्चा होता है, तो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन हमको बल्क प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज़ में मशीन्स का यूज़ होकर देखने को मिलता है। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर मैकेनाइजेशन का। ठीक है, क्योंकि बल्क प्रोडक्शन हो रहा है और मशीन्स के थ्रू हो रहा है। ठीक है, तो इससे समाज में क्या बदलाव हुए, पॉइंट यही है। हमारा जो लेक्चर है वो यही है। इसके कारण एक ओवरऑल सोशल रिवॉल्यूशन, समाज में बदलाव देखने को मिल रहे हैं, फैमिली में, कास्ट में, क्लास में, रिलीजन में, एजुकेशन में, पॉलिटिक्स में, जेंडर रिलेशन में, कल्चर में। एक ओवरऑल हमको यहाँ पर जो है समाज में काफ़ी सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जिस वजह से इस पूरे टॉपिक का नाम रखा गया है, जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिला होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सोशल चेंज इन इंडिया। इसके बाद आगे हम देखेंगे कि फैमिली में क्या चेंजेस हुए, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। ठीक है, तो अब हम कुछ बातें कर लेते हैं, क्योंकि हम सोशोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो सोशोलॉजिकल जो थ्योरीज हैं वो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वेल्बर्ट ई मोरे ये क्या बोलते हैं, इनका क्या कहना है, इनकी क्या थ्योरी है। ये बताते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब मशीन्स का इस्तेमाल करना, नॉन लिविंग सोर्सेस का इस्तेमाल करना, एनर्जी मतलब जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रही हैं वो सब नॉन लिविंग सोर्सेज हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, कोल है, पेट्रोलियम है, ये सब नॉन लिविंग है। और इसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, मशीन्स के माध्यम से प्रोडक्शन हो रहा है, ना कि ह्यूमन और एनिमल पावर। तो यहाँ पर हम जानवरों का इस्तेमाल नहीं कर रहे, ह्यूमंस का इस्तेमाल हो रहा है मशीन्स को चलाने में, लेकिन असल में मशीन्स प्रोड्यूस कर रही हैं बल्क में। तो ये बात इनका यहाँ पर कहना था। ठीक है, अब इस वजह से समाज में काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं। जैसे जैसे आगे लेक्चर कंप्लीट होगा आपको सारी बातें समझ में आएगी। टीबी बोटोमोरे क्या कहते हैं, टीबी बोटोमोरे बताते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण इकोनॉमी का तो बदलाव हो ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ सोशल इंस्टीट्यूशंस का भी चेंज हो रहा है। सोशल इंस्टीट्यूशंस का मैंने आपको पहले भी मतलब बताया, फैमिली है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, उसके बाद रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं। ये सारे जो हमारी हमारी डेली नीड्स को फुलफ़िल करते हैं, डेली हम इनसे जुड़े रहते हैं कहीं न कहीं, ये सब ही सोशल इंस्टीट्यूशंस कहलाते हैं। ठीक है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर लेते हैं। इंडिया का एक ओवरऑल मिक्स्ड ट्रैजेक्टरी रही है। इसका मतलब ये है कि इंडिया में पहले गवर्नमेंट लेड जो है वो इंडस्ट्रीज़ जो है वो सरकार के अधिकृत हुआ करती थी। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये होता है कि 1991 में हमको एक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम एलपीजी रिफॉर्म बोलते हैं। उसके बाद आज की डेट में क्या हो रहा है कि इंडस्ट्री 4.0 चल रहा है, 4.0 चल रहा है, जिसमें क्या हो रहा है कि एआई का यूज़ कर रहे हैं, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑन ऑन थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सारी चीज़ों, आईओटी का इस्तेमाल किया जा रहा है, एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऑटोमेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे हम आज की डेट में प्रोडक्शन कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्शन हो रहे हैं। तो ये है इंडिया का कॉन्टेक्स्ट।
जिसमें हमको आगे नेक्स्ट कवर करना है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि इवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, इसको हम काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। ये हमारा अभी तक जो था वो था इंट्रोडक्टरी पार्ट। नेक्स्ट जो हमारा है वो है इवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया। भारत में औद्योगिकरण किस तरीके से इवॉल्व हुआ, उसके पूरी ही बातों को हमको यहाँ पर कवर करना है। फेज बाय फेज मैनर में कवर करते हैं। प्री कॉलोनियल एरा में पहले क्या हुआ करता था, अंग्रेजों के आने से पहले भारत में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हुआ करती थी, आर्टिशंस जो कढ़ाई बुनाई वाला काम होता था, और विलेज इंडस्ट्रीज हुआ करती थी। देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि गांधी जी की जो थ्योरी थी उसमें ये चीज़ आपको आगे और क्लियर होगी। यहाँ पर इंडिया में पहले कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन हुआ करते थे, ये बात भी मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद क्या होता है, अंग्रेज लोग भारत पे कब्जा कर लेते हैं, कॉलोनियल फेज चालू हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। इंडिया का रॉ मटेरियल इंग्लैंड चला जाएगा, वहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होगी, जैसे कि आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हैं, और वहाँ से पूरा कंप्लीट प्रोडक्ट होके इंडिया में आता है। तो इंडिया में जब बल्क में मशीन मेड प्रोडक्ट आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कुछ जो प्रोडक्ट आर्टिशंस बनाते हैं उनकी वैल्यू गिर जाती है। लोग सस्ता और ज़्यादा माल खरीदना पसंद करते हैं, जिसको हम कंज्यूमरिस्टिक कल्चर डेवलप होने की बात करेंगे आगे चल के। इंडियन रेलवेज बनती हैं, प्लांटेशन इकोनॉमी डेवलप होती है कॉलोनियल एरा में। तो रेलवेज, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये आपको समझ में आया होगा। ये एक टर्म है प्लांटेशन इकोनॉमी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है चाय और कॉफ़ी का प्लांटेशन होता है और उससे जो इकोनॉमी जनरेट होती है उसको बोला गया है यहाँ पर प्लांटेशन इकोनॉमी। यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि सोशल इम्पैक्ट क्या होगा, समाज में क्या चेंजेस हो रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारे आर्टिशंस जो उस समय पे हुआ करते थे वो, और यहाँ पर हमको एक माइग्रेशन भी देखने को मिलता है। इसके बाद भारत आज़ाद हो जाता है। पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या होता है कि हम हैवी इंडस्ट्रीज़ जैसे BHEL और अदर इंडस्ट्रीज़ जो आज की डेट में हमारी महारत्न कंपनीज़ हैं, उनका यहाँ पर उद्गम होता है। PSUs बनती हैं, 5 ईयर प्लान्स इंडिया अडॉप्ट करता है। कमेंट सेक्शन में मुझे ये ज़रूर बताइए कि इंडिया ने 5 ईयर प्लान कौन से देश से बोरो किया था। चलिए मैं ही बता देता हूँ। 5 ईयर प्लान इंडिया ने USSR से जो है बोरो किया था, ठीक है। इसी ये सारी चीज़ें जब शुरू होती हैं तो तब बनती है एक सोसाइटी जिसको हम बोलते हैं अर्बन मिडिल क्लास। यहाँ पर एक नई सोसाइटी इवॉल्व होती है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण सोशल चेंज कैसे हो रहा है। ये लेक्चर के एंड तक आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, तो अंत तक ज़रूर देखिएगा। LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब यहाँ पर ये है, इकोनॉमी में ये टॉपिक है, वैसे तो मैं यहाँ पर भी आपको बता देता हूँ क्या होता था। पहले पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज़ इंडिया में जो है गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती थी। लेकिन लिबरलाइजेशन जब हुआ तो क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने अपनी शेयर होल्डिंग कम कर दी और वहाँ से आ जाता है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेट प्लेयर्स उसके अंदर एंटर करने लगे। उसके बाद आता ये वाली चीज़ जो है ग्लोबलाइजेशन, इंडिया का मार्केट खोल दिया गया, ओपन अप कर दिया गया ताकि दूसरी कंट्रीज़ की कंपनीज इंडिया में आ सके और इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके, ठीक है। तो फिर यहाँ पर समाज में क्या बदलाव हो रहे हैं, सोशल इम्पैक्ट क्या हो रहा है इससे, क्या हो रहा है, सर्विस बेस्ड इकोनॉमी इंडिया में बनना चालू हुई, ठीक है। और कंज्यूमरिस्टिक कल्चर डेवलप होना चालू हुआ। लोग ज़्यादा माल खरीदने लगे, ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा, इस तरीके की चीज़ें होने लगी। तो एक ओवरऑल एक जो कल्चर डेवलप हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदें, परचेसिंग ऑफ मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, उसको हम बोलते हैं कंज्यूमरिस्टिक कल्चर, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाती है फिर नेक्स्ट हमारी बात आज की डेट में है इंडस्ट्री 4.0। 4.0 में आपको AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू प्रोडक्शन, बल्क प्रोडक्शन, ऑटोमेशन के थ्रू रोबोटिक्स और स्टार्टअप्स आपको इंडिया में मेनली देखने को मिलेंगे। यहाँ पर फिर समाज में क्या बदलाव हो रहा है कि डिजिटल लेबर आज की डेट में मिल गए हैं, वर्क फ्रॉम होम जैसा कल्चर इवॉल्व हो गया है, और गिग इकोनॉमी हमको देखने को मिल रही है। गिग इकोनॉमी का मतलब क्या है, जब भी इकोनॉमी टेम्पररी और यहाँ पर फ्रीलांसिंग एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो, परमानेंट जॉब के कंपैरिजन में लोग फ्रीलांस और टेम्पररी जॉब को करना प्रेफर करें, उसको बोला जाता है गिग इकोनॉमी। जहाँ पर पीपल, जो भी लोग हैं, जो भी
एम्प्लॉयज़ हैं वो प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट काम करना पसंद करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से मेनली। जैसे कुछ बातें मैं आपको ये बता दूं कि जैसे फ्रीलांस ग्राफिक डिज़ाइनर, उबर का ड्राइवर भी यहाँ पर आपको गिग इकोनॉमी का एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। यहाँ तक आशा करता हूँ कि आपको ये दोनों ही बातें समझ में आई होगी। अभी हमने 2 टॉपिक्स पे बात करी मेनली, 2 मेनली टॉपिक्स क्या-क्या थे? एक तो हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा है, उसके बाद हमने देखा है कि कैसे भारत में औद्योगीकरण हुआ, उसके क्या-क्या फेजेज़ थे, कॉलोनियल फेज़, प्री कॉलोनियल फेज़, पोस्ट इंडिपेंडेंस, एलपीजी रिफॉर्म और इंडस्ट्रियल जो अभी चल रहा है 4.0। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इसका जो है वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या पड़ा, ठीक है? इसके बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं कि इसकी क्या विशेषताएँ हैं, पॉजिटिव इफ़ेक्ट नहीं, इसकी क्या विशेषताएँ हैं। तो देखो मशीन बेस्ड प्रोडक्शन चालू हुआ, मैकेनाइजेशन हुआ, यहाँ पर फैक्ट्रीज़ बनना चालू हो गई, लेबर में डिवीज़न हुआ, अपर क्लास एंड लोअर क्लास, उसके बाद यहाँ पर ऑफ़िस वर्क में भी आपको अलग-अलग जो है कैटेगरी देखने को मिलेगी बेस्ड ऑन देयर स्किल्स, ठीक है? अर्बनाइजेशन, शहरीकरण बहुत तेज़ी से ज़्यादा बढ़ा, उसके बाद ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, मतलब फिक्स्ड रूल्स, हायरार्की और स्पेशलाइजेशन हमको ओवरऑल ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट में देखने को मिलता है। यहाँ पर जो भी एम्प्लॉइज़ हैं उनके स्पेसिफिक रोल होते हैं और उनको एक प्रॉपर प्रोसीजर जो है फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, जैसे एग्ज़ाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताऊँ तो जैसे टीसीएस है, वहाँ पर एक टीम लीडर होता है और उसके बाद कुछ एम्प्लॉइज़ होते हैं। इस तरीके से एक ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट आपको देखने को मिलेगा। वेज लेबर यहाँ पर मंथली सैलरी होती है और आपको यहाँ पर एक कैपिटल एक्यूमुलेशन भी देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होता है इन सारी फैक्ट्रीज़ और कंपनीज़ को बनाने के लिए। और ओवरऑल टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन भी हमको यहाँ पर अब देखने को मिल रहा है। स्पेशलाइज़ेशन कोई चीज़ में स्पेशलाइज़्ड है, जैसे ग्राफ़िक डिज़ाइनर, जैसे कोई पर्टिकुलर ग्राफ़िक डिज़ाइनर होता है, जैसे कोई पर्टिकुलरली अपनी फ़ील्ड का कुछ स्पेशलिस्ट होता है, ठीक है? लार्ज स्केल प्रोडक्शन हमको देखने को मिल रहा है। ओवरऑल एक मार्केट इकोनॉमी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। मार्केट इकोनॉमी का मतलब क्या है? जब भी जो भी इकोनॉमिक सिस्टम में जहाँ पर प्राइसेस डिमांड और सप्लाई पे चलते हैं, उसको बोला जाता है मार्केट इकोनॉमी, ठीक है? जहाँ पर बायर और सेलर दोनों फ्रीली डिसाइड करते हैं कितना प्रोड्यूस करना है और कितना सेल करना है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि मोबाइल फ़ोन के जो प्राइसेस हैं, वो मार्केट की डिमांड के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक इंडस्ट्रियलाइजेशन की समझ में आई होगी, विशेषता समझ में आई होगी। अब हम इसको सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स पे कवर करेंगे। तो पहले तो जान लेते हैं जो अलग-अलग जब जब भी हम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स पढ़ते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमको कुछ इम्पोर्टेंट सोशियोलॉजर्स की थ्योरीज़ पढ़नी पड़ती है। जैसे अगर हम देखें तो इमाइल दुर्खेम की थ्योरी है जिसमें वो बताते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ने किन चीज़ों को प्रमोट किया। तो इमाइल दुर्खेम का ये कहना है कि यहाँ पर एक ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी हमको देखने को मिलती है। मतलब जो भी सोशल यूनिटी है वो जब भी डिवीज़न ऑफ लेबर आपको देखने को मिलता है, जैसे अपर क्लास, लोअर क्लास, लोग जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। जैसे फार्मर्स एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, जैसे डॉक्टर्स एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, जैसे इंजीनियर एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। तो यहाँ पर इनके आपस में आपको एक ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी देखने को मिलती होगी। इन लोगों के बीच में एक इंटरडिपेंडेंस भी देखने को मिलता है, एक स्पेशलाइजेशन भी देखने को मिलता है और इसी वजह से एक समाज विकसित होता है जिसको हम सोशल इंटीग्रेशन यहाँ पर नाम दे रहे हैं। ये इमाइल दुर्खेम ने अपनी फंक्शनल पर्सपेक्टिव थ्योरी में बताया था। ठीक है, लेकिन उन्होंने एक और बात यहाँ पर कही है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण एक एनोमी सिचुएशन बन जाती है। इसका मतलब क्या है एनोमी का? यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ, एक ऐसी कंडीशन जहाँ पर एक वीक सोशल नॉर्म्स बनते हैं, मतलब जो समाज के जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो वीक और अनक्लियर देखने को मिलते हैं। इसका मतलब क्या है? मैं आपको यहाँ पर ये बहुत ही क्रिस्टल फॉर्म में बताना चाहता हूँ। जब भी लोग कन्फ्यूज़्ड होते हैं, एक समाज में कोई भी क्लियर कट रूल्स और वैल्यूज़ नहीं होती। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम देखें, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण क्या हुआ? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण स्ट्रेस बढ़ा, क्राइम बढ़ा। तो ये एक एनॉर्मस सिचुएशन है किसके हिसाब से?
इमानुएल दुर्खेम के हिसाब से, क्योंकि उन्होंने ये सारी बातें अपनी फंक्शनल पर्सपेक्टिव थ्योरी में, जो कि उन्होंने एक नेगेटिव पॉइंट में बताई थी। ठीक है, अब जो हमारी नेक्स्ट थ्योरी है वो है तालकोट पर्सन्स की। ठीक है, यहाँ पर ये बताते हैं कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी किस तरीके से शिफ्ट हुई है। जो ट्रेडिशनल सोसाइटी थी, जो जन्म जन्मांतर से जो लोग एक मतलब चले आ रहे थे, वो कैसे शिफ्ट हुई। तो पहले जो ट्रेडिशनल सोसाइटी थी उसमें अचीवमेंट जैसी कोई चीज होती नहीं थी। वहाँ पर एक जो सोशल स्टेटस हुआ करता था वो बाय बर्थ हुआ करता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो अब जो हमारी इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, यहाँ पर अचीवमेंट देखी जाती है, पोजीशन देखी जाती है, अर्निंग देखी जाती है। पहले क्या होता था, कास्ट देखी जाती थी, जेंडर देखा जाता था, वो कौन सी फैमिली से है, रॉयल फैमिली से है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें एस्क्रिप्शंस में देखी जाती थी। लेकिन आज की डेट में वो चीज़ जब इंडस्ट्रियल सोसाइटी बनी तो वो अचीवमेंट के फॉर्म में देखी जाने लगी। तो ओवरऑल आपको यहाँ पर ये बात समझ में आई होगी कि इनका क्या मतलब है। तो पहले क्या होता था, एक पर्टिकुलरिज्म देखा जाता था। ठीक है, एक पर्टिकुलर सोसाइटी की, एक पर्टिकुलर प्रोफेशन की बात हुआ करती थी। लेकिन आज की डेट में एक यूनिवर्सलिज्म हमको देखने को मिलता है। पर्टिकुलरिज्म का यहाँ पर ये भी मतलब है कि यहाँ पर एक मतलब जो रिलेशंस हैं पर्सनली, वो डिपेंड करते थे कि कौन सी मतलब फैमिली से लोग बिलोंग करते हैं। लेकिन आज की डेट में ये डिपेंड करता है, एक एक यूनिवर्सलिज्म हमको देखने को मिल रहा है। सभी को एक पर्टिकुलर रूल्स में नवाजा जा रहा है। जैसे मैं आपको एक बात ये बता दूं, जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम है, तो वहाँ पर सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल हैं। ठीक है, सभी के लिए इक्वल स्टैंडर्ड्स हैं, सभी लोगों के लिए इक्वल रूल्स हैं। लेकिन पहले क्या होता था कि बहुत पहले जब ये सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी, तो समाज में पर्टिकुलरिज्म हुआ करता था कि यार ये रॉयल फैमिली से है, रॉयल ब्लड है करके। पहले जॉइंट फैमिली होती थी, आज की डेट में न्यूक्लियर फैमिली हमको देखने को मिल रही है। जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली का मतलब मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप यूनिट नंबर 4 कवर कर रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि यहाँ तक आपको ये बातें तो बेसिकली समझ में आई होगी। तो जब ट्रेडिशनल सोसाइटी जॉइंट फैमिली हुआ करती थी तो वहाँ पर हमको एक कलेक्टिव गोल देखने को मिलता था। लेकिन आज की डेट में इंडिविजुअल पर्सन का इंडिविजुअल गोल होता है। जैसे मेरे को आईएएस बनना है, पहले क्या होता था, एक पूरी फैमिली का एक पूरा कलेक्टिव गोल हुआ करता था। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है तालकोट पर्सन्स की थ्योरी कवर कर चुके हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण क्या आया, मेरिटोक्रेसी आई, कि मेरिट्स मिलने लगे, मतलब कि मैं ये उपलब्धि हासिल कर चुका हूँ करके। तो आपको समझ में आया होगा कि सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए, क्योंकि आप सोशियोलॉजी कवर कर रहे हैं। तो यहाँ तक आशा करता हूँ कि आपको सारी ही बातें प्रॉपर रूप से समझ में आई होगी। जैसे कि हम सोशियोलॉजर्स को आगे डिटेल में कवर कर रहे हैं, तो कार्ल मार्क्स की थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर राइट साइड में आपको इनकी बढ़िया सी इमेज देखने को मिलेगी। तो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म के कारण क्या क्या हुआ, तो पहले तो आप ये समझिए कि इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का मतलब क्या होता है। ये एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ पर जो भी इंडस्ट्रीज हैं वो प्राइवेटली ओन्ड हैं, मतलब प्राइवेट ऑनर हैं इनके, और इनको प्रॉफिट के लिए बनाया गया है। ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो इसके कारण हो क्या रहा है, मतलब इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म के कारण क्या हो रहा है, ये सारी बातें कार्ल मार्क्स ने बताई है, और इससे समाज में क्या बदलाव हो रहे हैं। तो बुर्जुइज ये क्या है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो भी ऑनर्स हैं इंडस्ट्रीज के, वो कैपिटलिस्ट क्लास है, वो ऑनर्स हैं, वो पैसा लगा रहे हैं, वो फैक्ट्री के ऑनर्स हैं। यहाँ पर हमको प्रोलिटेरिएट टाइप की एक ओवरऑल हमको एक वर्किंग क्लास देखने को मिलती है। जो भी वर्कर्स हैं वो वेजेस के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पर हमको सोसाइटी में एक एलिनेशन देखने को मिलेगा, एक अलग थलगपन हमको यहाँ पर देखने को मिलता है, जहाँ पर वर्कर्स जो हैं वो प्रोडक्ट तो बनाते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट बाद में कौन खरीद रहा है उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। मतलब ओवरऑल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि कार के पार्ट्स बनाने में एक पूरा दिन लग जा रहा है, बाद में ये कार का ऑनर कौन है ये वर्कर्स को नहीं मालूम। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर कार्ल मार्क्स अपनी थ्योरी में बताते हैं। ओवरऑल फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्या हो रहा है, कार्ल मार्क्स ये भी बताते हैं कि यहाँ पर एक्सप्लॉइटेशन देखने को मिलता है। यहाँ पर वर्कर्स को पे किया जाता है
जितना जितना उनसे काम करवाया जाता है उसके कंपैरिजन में उनको कम पे किया जाता है। ये चीज़ कार्ल मार्क्स अपनी थ्योरी में बताते हैं। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट है कॉमोडिटी फेटिज्म। यहाँ पर एक्सेसिव इम्पोर्टेंस दिया गया है। कार्ल मार्क्स ये बताते हैं कॉमोडिटी फेटिज्म में कि यहाँ पर प्रोडक्ट्स को ज़्यादा वैल्यू दी जा रही है, ना कि लेबर को। तो ये ही बात कॉमोडिटी फेटिज्म में उनका पॉइंट यहाँ पर कार्ल मार्क्स इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म में रखते हैं। इसके बाद सरप्लस वैल्यू, ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर जो भी प्रोड्यूस किया जा रहा है वर्कर्स के द्वारा और उनको जो मिल रहा है, मतलब यहाँ पर ओवरऑल ध्यान दिया गया है प्रॉफिट मेकिंग पे। तो कार्ल मार्क्स इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म के माध्यम से ये बता रहे हैं कि बोर्गेइज हो रहा है, मतलब कंपनी के ऑनर बन गए हैं, प्रोलिटेरिएट टाइप की एक चीज़ हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके माध्यम से वो यहाँ पर बताते हैं कि क्या हो रहा है कि पूरी वर्किंग क्लास जो है वो वर्कर्स, मतलब यहाँ पर एक वर्किंग क्लास की बात बताई है। एलिनेशन, उन्होंने यहाँ पर प्रोडक्ट और वर्कर्स का एलिनेशन बताया है। इसके बाद एक्सप्लॉइटेशन हमको देखने को मिला। और कमोडिटी फिटिज्म में वो ये बताते हैं कि प्रोडक्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है ना कि वर्कर को, और सरप्लस वैल्यू पे मतलब प्रॉफिट मेकिंग पे मेनली ध्यान दिया गया है। तो जिस वजह से क्या हो रहा है, क्लास स्ट्रगल और रिवोल्यूशन देखने को मिल रहे हैं। कई बार जो वर्कर यूनियन है, लेबर यूनियन प्रोटेस्ट कर देती है। ये अभी रिसेंटली एप्पल की कंपनी जो इंडिया में है, चेन्नई तमिलनाडु, यहाँ पर ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। सैमसंग में भी ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा कई बार सामने आई है। लेबर यूनियन यहाँ पर स्ट्राइक कर देते हैं और कई बार इस तरीके के जो है सिचुएशन एमएनसी कंपनी या टेक्सटाइल कंपनीज़ में आए दिन हम एक क्लास स्ट्रगल, एक रिवोल्यूशन देखने को मिलते हैं। तो ये क्यों हुआ, ये सारी बातें कार्ल मार्क्स ने अपनी थ्योरी में बताई। ठीक है, इंडिया में देखें, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट लेबर, प्लेटफॉर्म वर्कर, गिग इकोनॉमी, ये मैं आपको आगे बता चुका हूँ, और कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म जैसी चीज़ें हमको देखने को मिल रही है। यहाँ पर आपको कॉर्पोरेट्स, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, गिग इकोनॉमी एक एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर हमको इंडिया में ओवरऑल इस थ्योरी के एप्लीकेशन में देखने को मिलता है। अब इसके बाद हम वेबरियन पर्सपेक्टिव को जानेंगे। मार्क्स वेबर क्या कहते हैं। यहाँ पर ये बताते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के कारण क्या हुआ है। तो इन्होंने अपनी थ्योरी में बताया है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के कारण हमको एक रैशनलाइजेशन सोसाइटी में देखने को मिलता है। प्रॉपर लॉजिक, रूल्स और एफिशिएंसी की बात हो रही है, ना कि इमोशनल बेसिस पे बात हो रही है। ठीक है, तो एक ओवरऑल रैशनलिस्टिक सोसाइटी डेवलप होते हुए देखने को मिल रही है। ब्यूरोक्रेसी हमको देखने को मिलती है। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पर एक प्रॉपर हायरार्की, एक प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन, एक स्पेशलाइजेशन फॉलो किया जा रहा है, डिपेंड ऑन इट्स एफिशिएंसी। यहाँ पर एफिशिएंसी पे ज़्यादा काम करोगे, ज़्यादा इफेक्टिव काम करोगे, तो इस तरीके से चीज़ें हमको इंडस्ट्रियलाइजेशन में देखने को मिल रही है। एक लीगल अथॉरिटी भी हमको देखने को मिलती है। प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं, जैसे एक टाइम पे आना, एक टाइम पे जाना। एक साइंटिफिक मैनेजमेंट हमको इंडस्ट्रियलाइजेशन में देखने को मिलता है। तो जो समाज में बदलाव हुए, तो एक रैशनलिस्टिक सोसाइटी बनी, एक हायरार्की बनी, एफिशिएंसी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, एक अथॉरिटी, एक मैनेजमेंट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसके कारण एक नेगेटिव इफेक्ट जो देखने को मिला, ये मैक्स वेबर अपनी थ्योरी में बताते हैं। आयरन केज, इन्होंने आयरन केज एक वर्ड यूज़ किया है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें ये बताते हैं कि जब ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन हो जाते हैं तो फ्रीडम और क्रिएटिविटी जो है वो ट्रैप हो जाती है ब्यूरोक्रेटिक रूल्स के अंदर। जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ज़्यादा टाइम जो है वो काम करने में बिता रहे हैं। उनकी एक जो इंडिपेंडेंसी है, उन चीज़ों को लेकर भी इन्होंने काफ़ी सारे ट्रैप्ड रूल्स, ब्यूरोक्रेसी और उनकी फ्रीडम को लेकर इन्होंने एक आयरन केज वर्ड यूज़ किया है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, गांधीयन पर्सपेक्टिव की बात करते हैं। जैसा मैंने आपको आगे बताया था, एवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया के टाइम पर, तो यहाँ पर महात्मा गांधी जी की जो थ्योरी है, इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन को अपोज किया, लेकिन इन्होंने फेवर किया विलेज इंडस्ट्रीज़ पे, खादी, डिसेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन और ह्यूमन स्केल इकोनॉमी। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले, क्योंकि इंडिया जो है वो गाँव में बसता है, गांधी जी का ये कहना था।
तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। हमने अलग अलग सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स जाना, गांधीयन पर्सपेक्टिव जाना, ऊपर मैक्स वेबर की वेबरन पर्सपेक्टिव को जाना, इसके बाद हमने कार्ल मार्क्स की थ्योरी कवर करी, इसके ऊपर हमने जाना था तालकोट पर्सन्स की थ्योरी, इमाइल दुर्खेम की थ्योरी। तो हमने करीबन 5 से 6 सोशियोलॉजिकल जो सोशियोलॉजर्स हैं, उनके इम्पोर्टेंट सोशियोलॉजर्स हैं, उनकी थ्योरी को अभी हम यहाँ तक कवर कर चुके हैं। अब हम देखेंगे कि ओवरऑल यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। तो अब हम देखेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या सोशल इंस्टीट्यूशंस पे असर पड़ा। तो मैंने जैसे कि आपको आगे बताया था, सोशल इंस्टीट्यूशन का मतलब, तो फैमिली एक सोशल इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो फैमिली पे क्या इफेक्ट पड़ा, तो पहले फैमिली क्या हुआ करती थी, पहले फैमिली जॉइंट हुआ करती थी, लेकिन अब जो है न्यूक्लियर फैमिली बन गई है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण लोग जो है शहरों में आके बस रहे हैं, या जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पर बस रहे हैं। तो यहाँ पर एल्डर्स को जो है निगलेक्ट कर दिया जा रहा है, तो ये एक नेगेटिव इफेक्ट है, ठीक है। वुमेन एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ा, लेकिन डाइवोर्स भी बढ़ रहे हैं, इंडिविजुअलिज्म यहाँ पे बढ़ रहा है, तो जिस वजह से स्ट्रेस भी सोसाइटी में बढ़ रहा है। जो शादियाँ हैं, शादी होने की उम्र बढ़ती जा रही है, और यहाँ पर फैमिली सपोर्ट भी नीचे आता जा रहा है। एक नेगेटिव जो इफेक्ट है फैमिली पे जो पड़ रहा है। ओवरऑल डुअल इनकम आज की डेट में हस्बैंड वाइफ का देखने को मिल रहा है, लेकिन एक वर्क लाइफ इम्बैलेंस हमको ओवरऑल अब हमारी सोसाइटी में देखने को मिल रहा है। तो इसको लेकर एम.एस.ए. राव क्या कहते हैं कि जो अर्बनाइज्ड डाइवर्सिफाइड फैमिली फॉर्म्स अब जो बन रही हैं, उनमें क्या हो रहा है कि जो अर्बनाइजेशन है, इसमें क्या हो रहा है कि एक जॉइंट फैमिली जो है वो ख़त्म होती जा रही है, और यहाँ पर एक ओवरऑल जो है न्यूक्लियर फैमिली डेवलप हो रही है। स्पेशली सिटीज़ में एक अलग टाइप की जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली के अलग अलग जो है वेज बनते जा रहे हैं। अलग अलग तरीके हमको सिटीज़ में, फैमिलीज़ में देखने को मिल रहे हैं, जो कि एकदम क्लियर नहीं है। जैसे पहले रूल्स एंड रेगुलेशन जॉइंट फैमिली के क्लियर हुआ करते थे, लेकिन अब जो सिटीज़ में एक्सटेंडेड फैमिलीज़ बन रही हैं, वो इतनी क्रिस्टल क्लियर नहीं है। आपस में काफ़ी सारे मतभेद हमको देखने को मिल रहे हैं। अलग अलग फैमिली का अलग अलग रहने का तरीका देखने को मिल रहा है। तो ये एम.एस.ए. राव ने यहाँ पर मैंने एक सोशल पर्सपेक्टिव डाल दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कास्ट पे क्या असर आए। तो यहाँ पर हमने जैसा बताया था, कास्ट भी एक इंस्टीट्यूशन है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण क्या हुआ कि ऑक्यूपेशनल रिजिडिटी ख़त्म हो गई। जैसे पहले क्या होता था, जो लोग जिस कास्ट से बिलोंग करते थे, वो लोग उसी कास्ट के प्रोफेशन में काम करते थे, और इस वजह से क्या होता था कि एक जो है कास्ट एक डिवीज़न हमको पहले देखने को मिलता था। लेकिन ऑक्यूपेशन अब चेंज हो गए, तो अब जो है डिपेंड नहीं करता कि कौन कौन सी कास्ट का है, डिपेंड करता है कौन कौन से प्रोफेशन में है। अनटचेबिलिटी, जो भी वर्क प्लेस है वहाँ पर अनटचेबिलिटी ख़त्म हो गई, और जो जजमानी सिस्टम, जो जजमानी रिलेशन हुआ करते हैं, वो अब ख़त्म हो गए। मतलब पहले क्या होता था, जजमानी सिस्टम का मतलब ही यही है कि जो गांव की व्यवस्था हुआ करती थी, वहाँ पर जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हुआ करती थी, वो डिपेंड करती थी कौन कौन सी कास्ट से है। सब अपनी अपनी कास्ट के जो लोग हैं, वो अपना अपना काम करते थे, उनके ऑक्यूपेशन उनकी कास्ट पे निर्भर करते थे, जैसे बार्बर, पॉटर, ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ। तो इस वजह से क्या होता था, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हुआ करती थी, उसको यहाँ पर एक जजमानी रिलेशन बताया गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये भी बताया है कि ये जो कास्ट सिस्टम है, वो आज भी हमको इंडिया में देखने को मिलता है। जब हम शादी करने जाते हैं, जब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात आती है, मतलब लोग कास्ट के आधार पर वोट मांगते हैं। बिजनेस नेटवर्क में भी ये चीज़ें कई बार देखने को मिलती है, और जब लोगों का रहने का, जैसे कोई कॉलोनी है, तो आपको वहाँ पर भी ये कास्ट सिस्टम आज भी मेनली उत्तर प्रदेश और बिहार में डोमिनेंट रोल प्ले करते हुए देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये, यहाँ तक आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। पहले के जो कास्ट सिस्टम थे, वहाँ पर ब्राह्मण्स सबसे ऊपर आते थे ऑर्डर में, फिर आते थे क्षत्रियास जो कि वॉरियर्स और किंग्स होते थे, उनके नीचे आते थे वैश्यास जो कि मेनली बिजनेस कम्युनिटी हुआ करती थी, उसके नीचे आते थे शूद्रास जो कि सर्वेंट और सब ऑर्डिनेट कम्युनिटी हुआ करती थी, उसके नीचे आते थे दलित, जिनको अनटचेबल उस समय पे बोला जाता था। तो ये सारी चीज़ें अब इतनी ज़्यादा वर्क नहीं करती है, ठीक है।
तो अब समाज में जो बदलाव हुए इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, उन चीज़ों को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। एम.एन. श्रीनिवास की जो थ्योरीज थी संस्कृताइजेशन, जिसमें वो ये बताते हैं कि जो लोअर कास्ट है वो अपर कास्ट के जो कस्टम्स हैं, जो तौर तरीके हैं, उनको अपना रही हैं ताकि वो समाज में आगे बढ़ सकें। ठीक है, ये संस्कृताइजेशन थ्योरी में एम.एन. श्रीनिवास ने बताया था। वेस्टर्नाइजेशन और डोमिनेंट कास्ट, ये मैं आगे भी लेक्चर में काफ़ी कवर कर चुका हूँ। जो प्रीवियस मेरे लेक्चर्स हैं इसी प्लेलिस्ट में, उनमें आपको एम.एन. श्रीनिवास की थ्योरी काफ़ी ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर देखने को, जानने को मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लास फॉर्मेशन, आज की डेट में इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण कैपिटलिस्ट क्लास जो पैसा लगा रहा है, जो इन्वेस्ट कर रहा है, जो ऑनर है, ठीक है। उसके बाद कॉरपोरेट एलाइट, जो लोग एक पर्टिकुलर स्किल डेवलप करके काम कर रहे हैं। उसके बाद आती है मिडिल क्लास, फिर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, वाइट कॉलर प्रोफेशन, जो ऑफिस वर्क हमारे इंडस्ट्रीज़ में हो रहा है उसको बोलते हैं वाइट कॉलर प्रोफेशन। तो ओवरऑल अब हमको ये देखने को मिल रहा है कि जो इनइक्वालिटी है वो कास्ट के तौर पे ख़त्म होके अब ये वाली जो कैपिटलिस्ट क्लास है, कॉरपोरेट क्लास है, मिडिल क्लास है, फिर इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, फिर वाइट कॉलर प्रोफेशन, इन सब में आपस में इनइक्वालिटी बढ़ रही है, मतलब एक असमानता बढ़ रही है। पहले ये चीज़ कास्ट के फॉर्म में हुआ करती थी, एक समाज का दूसरे समाज में जो है अंतर हुआ करता था, एक इनइक्वालिटी, असमानता हुआ करती थी। लेकिन आज की डेट में ये कैपिटलिस्ट क्लास और कॉर्पोरेट क्लास के बीच में बढ़ती जा रही है। मिडिल क्लास, इंडस्ट्रियल वर्कर्स और वाइट कॉलर जॉब्स, इन सभी के बीच में आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन, एक इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी। तो ये जो एंड्री बेटिल जो हैं ये बताती हैं इस चीज़ के बारे में। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो कवर कर रहे हैं अर्बनाइजेशन, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, औद्योगिकीकरण के कारण शहरीकरण हुआ। इससे क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, लेकिन स्लम्स हम देखते हैं जैसे मुंबई के स्लम्स। इसके बाद एजुकेशन में काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। हेल्थ केयर, मतलब हेल्थ केयर में काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है, लेकिन एक नेगेटिव इफेक्ट देखें तो क्राइम भी बढ़ रहा है। इनोवेशन हो रही है तो उधर पे हाउसिंग की क्राइसिस भी देखने को मिल रही है, लोगों के पास घर नहीं है। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन अर्बन पॉवर्टी, मतलब शहर में जो शहरी गरीबी है वो बढ़ती जा रही है। ये चीज़ के बढ़िया से एग्जांपल्स हैं मुंबई, बेंगलोर, गुरुग्राम, पुणे, यहाँ पर ये चीज़ आपको देखने को मेनली मिलेगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण लेबर पे क्या इफेक्ट पड़े, तो पॉजिटिव इफेक्ट जो हैं कि आज की डेट में स्किल डेवलप करना पड़ता है, लेकिन आज की डेट में हमको कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर ज़्यादा बढ़ गया है। ऑर्गेनाइज सेक्टर जॉब बढ़ी हैं, लेकिन इनफॉर्मलाइजेशन भी बढ़ा है, इनफॉर्मल जॉब्स भी बढ़ी हैं। ठीक है, लेबर राइट्स को लेकर काफ़ी सारे जो है रूल्स एंड रेगुलेशन बने, लेकिन आज की डेट में ऑटोमेशन पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, एआई बेस्ड जो है वो मशीन बनाई जा रही। पहले क्या होता था, पॉजिटिव बात यह है कि ट्रेड यूनियन है, लेकिन जॉब इनसिक्योरिटी भी इंडिया के मार्केट में ज़्यादा देखने को मिलती है। आज की डेट में लोगों को ज़्यादा पगार मिलती है, लेकिन लोग जो है वो ज़्यादा पार्ट टाइम या विदाउट कॉन्ट्रैक्ट काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो आज की डेट में इन चीज़ों को लेकर करंट इश्यूज भी जो चल रहे हैं, प्लेटफॉर्म वर्कर, डिलीवरी वर्कर, ऐप बेस्ड एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। जैसे अभी हमने देखा था 10 मिनट में डिलीवरी वाला मैटर सांसद में उठाया गया था, और वहाँ पर ये भी बोला गया था कि अगर 10 मिनट में व्यक्ति सामान पहुँचाने का उसको टारगेट दिया जा रहा है डिलीवरी बॉय को, स्पेशली ब्लिंकिट में ये होता है, तो हो ये रहा था कि क्या उसकी जान की कोई परवाह नहीं है, उसको ये टारगेट दिया जा रहा है कि तुमको 10 मिनट के अंदर अंदर प्रोडक्ट को कंज्यूमर, कस्टमर तक पहुंचाना है, तो क्या वो इस टारगेट को फुलफ़िल करने के लिए जो है अपनी जान दाँव पे लगा सकता है, क्योंकि एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ओवरऑल पूरा पॉइंट समझ में आया होगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण एक नया वर्क प्रोफेशन बन गया, एक नई समाज डेवलप हो गई, स्लम्स डेवलप हो गए इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण। तो ये सारी बातें हमको हमारे मेंस में लिखनी पड़ेंगी, तभी हमको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण वुमेन में क्या बदलाव हुए, वुमेन जो है महिलाओं में क्या चीज़ें आई, तो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी आई, वो लोग खुद कमाने लग गई। लेकिन वेज गैप हमको देखने को मिलता है मेल और फीमेल में, क्योंकि हम देखते हैं कंपैरेटिवली मेल्स जो हैं वो ज़्यादा स्किलफुल होते हैं, फीमेल कंपैरेटिवली उनको हाई एजुकेशन नहीं करवाया जाता है समाज में। तो यहाँ पर एक डिफरेंस, एक इनकम इनइक्वालिटी हमको देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल इंक्लूजन तो हुआ, लेकिन एक क्लास
सीलिंग भी हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज़ वुमेन में बनी, लेकिन वर्क प्लेस पर हैरासमेंट भी हमको देखने को मिल रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप में वुमेन का योगदान अब बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर उनके ऊपर एक वर्क प्रेशर होता है, फैमिली भी संभालनी है और काम भी करना है। ठीक है, बेटर एजुकेशन के कारण यहाँ पर कई सारी पॉजिटिव चीज़ें हुई, लेकिन एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वर्क प्लेस पे हमको देखने को मिलता है और उससे रिलेवेंट लॉज भी बनाए गए हैं, जैसे मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है। उसके बाद यहाँ पर उनको इक्वली पे किया जाएगा, इस तरीके के प्रिंसिपल्स बनाए गए। पॉश एक्ट, ताकि वर्क प्लेस पे हरासमेंट ना हो। इस तरीके की चीज़ें हमको देखने को मिलती है। अब ट्राइबल सोसाइटी में इंडस्ट्री के कारण क्या चेंजेस हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, लैंड एलिनेशन हमको देखने को मिलता है, लॉस ऑफ फॉरेस्ट, कल्चरल इरोजन हमको देखने को मिलता है। यूनिफॉर्मिटी हमको अब इंडस्ट्रियल एरियाज़ में भी देखने को, ट्राइबल एरियाज़ में भी देखने को मिल रही है। इंडस्ट्रीज़ के कारण, माइनिंग के कारण, डैम्स के कारण, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के कारण काफ़ी सारे जो है डिस्प्लेसमेंट और कल्चरल इरोजन हमको ट्राइबल सोसाइटी में देखने को मिल रहा है। इसके बाद बात कर लेते हैं रूरल सोसाइटी में क्या चेंजेस हुए। तो एक ऑक्यूपेशन मतलब पैसा आने के कई सारे तौर तरीके खुले, लेकिन एग्रेरियन डिस्ट्रेस अब हमको देखने को मिल रहा है, वहाँ पर काम करने के लिए लोग नहीं मिलते। और नॉन फार्म एक्टिविटी, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, लेकिन जो है रूरल की, जो गांव की जो जनसंख्या है वो शहर की तरफ जा रही है और शहरों में जो है स्लम्स डेवलप हो रहे हैं। इसके बाद माइग्रेशन के कारण बेटर अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को मिल रही है, लेकिन जब भी हम सीजनल माइग्रेशन की बात करते हैं, जैसे ही बारिश की फसल लगती है, स्पेशली पंजाब हरियाणा में जब धान की फसल लगती है, तो वहाँ पर सीजनल माइग्रेशन हमको देखने को मिलता है। इसके बाद पॉजिटिव बात यह है कि रिमिटेंस, मतलब लोग घर पैसा काफ़ी ज़्यादा भेजते हैं, लेकिन वहाँ पर हम नेगेटिव एस्पेक्ट में देखें तो लैंड एक्विजिशन को लेकर काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं। तो इस तरीके से आंसर आपको लिखने पड़ेंगे कि ग्रामीण समाज में औद्योगिकरण के कारण क्या बदलाव हुए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण सोशल मोबिलिटी समाज में किस तरीके के वर्टिकल मोबिलिटी, हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, एजुकेशनल मोबिलिटी और ज्योग्राफिक मोबिलिटी भी आपको देखने को मिलेगी। बहुत ही सिंपल फॉर्म में मैंने यहाँ पर सारी ही चीज़ों को पेश करने का प्रयास किया है। इनफॉर्मल इकोनॉमी बढ़ रही है, डिजिटल डिवाइड हो रहा है, स्किल मिसमैच होती है, रीजनल इनइक्वालिटीज़ बढ़ती जा रही हैं कई जगहों पर, इस तरीके के परेशानियां हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ग्लोबलाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण ग्लोबलाइजेशन, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मल्टीनेशनल कंपनीज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बने, आईटी रिवोल्यूशन हुआ, आउटसोर्सिंग, इंडिया के बाहर जो है सर्विस बेस्ड एक्सपोर्ट हब हम करने लगे, बीपीओज बने। ठीक है, फिर इसके बाद हो ये रहा है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम बढ़ गया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बढ़ गए, और आज की डेट में जो इमर्जिंग चीज़ें हैं वो है एआई, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग। तो ये जो है ये अब के इमर्जिंग सेक्टर्स हैं जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में बदला, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन होने के कारण हुए। तो इस तरीके से आपको पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखने होंगे। देखिए, पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखेंगे तो ही आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब हम इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात कर लेते हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन का, जीडीपी ग्रोथ हुई, इससे क्या हुआ, मॉडर्न एजुकेशन, समाज में मॉडर्न एजुकेशन डेवलप हुआ। उसके बाद पॉलिटिकली अगर हम देखें तो लेबर लॉस आए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन के फ़ायदे हुए, समाज में क्या हुए और पॉलिटिकली क्या हुए। ठीक है, एक्सपोर्ट का एक्सपांशन हुआ, वुमेन का एम्पावरमेंट समाज में देखने को मिलता है, और ट्रेड यूनियन अगर हम देखें पॉलिटिकली। तो इसको आप इस तरीके से याद रखिए कि पॉजिटिव इम्पैक्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन का इकोनॉमी पे क्या पड़ा, तो जीडीपी ग्रोथ हुआ, एक्सपोर्ट एक्सपांशन हुआ, इसके बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। लेकिन अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन का समाज पे देखें तो मॉडर्न एजुकेशन डेवलप हो रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट हमको देखने को मिल रही है, समाज में काफ़ी सारे सुधार और मोबिलिटी समाज में देखने को मिली, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही, और साइंटिफिक आउटलुक भी अब लोगों का यहाँ पर एक होने लगा है। पॉलिटिकली अगर हम देखेंगे तो लेबर लॉस काफ़ी सारे बने और ट्रेड यूनियन बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन भी आपको यहाँ पर, जो लेबर हैं वो इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, लेबर यूनियन के इलेक्शंस भी होते हैं। ओवरऑल एक सिविल सोसाइटी का ग्रोथ हमको देखने को मिल रहा है।
अब इसी चीज़ की हम नेगेटिव पर्सपेक्टिव देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़े, जॉबलेस ग्रोथ, इनफॉर्मल वर्कर, वेल्थ इनइक्वालिटी, रीजनल डिस्पैरिटी, ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे बता चुका हूँ। उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर मैंने पॉइंट टू पॉइंट फॉर्म में बताने का प्रयास किया। एनवायरमेंटल हमने कवर किया नहीं था। इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण एयर पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस और कार्बन इमिशन जैसी प्रॉब्लम्स अब हमारे सामने आके खड़ी हो गई हैं। तो यहाँ तक आपको ओवरऑल सारी पिक्चर क्रिस्टल क्लियर होगी। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि इंडिया के सोशोलॉजिस्ट क्या कहते हैं। इंडिया के सोशोलॉजिस्ट का भी लगभग वही कहना है, लेकिन आपको इंडिविजुअल सोशोलॉजर को याद रखना पड़ेगा कि उन्होंने क्या बोला है। तो AR देसाई क्या बोलते हैं कि एक कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण क्या हो रहा है, क्लास इनइक्वालिटी हो रही है। मैंने जैसा आपको बताया कि जो कंपनी ऑनर हैं, फिर उसके बाद स्किलफुल क्लास बन रही है। तो इस तरीके से जो एक इनइक्वालिटी एक मतलब अपर क्लास और लोअर क्लास में हमको देखने को मिल रही है। MN श्रीनिवास की वेस्टर्नाइजेशन थ्योरी, जिसमें जो सबसे नीचे तबके के लोग हैं वो नई न्यू चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे और समाज में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। MN श्रीनिवास की थ्योरी ये बताती है। इसके बाद एंड्री बेटेली थ्योरी में क्लास कास्ट इंटरेक्शन जो बताया, इंटरडिपेंडेंस, वो चीज़ें यहाँ पर है। योगेंद्र सिंह बताते हैं मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, कि इंडिया का जो ट्रेडिशन है उसका मॉडर्नाइजेशन कैसे हो रहा है। इसके बाद दीपांकर गुप्ता इनकम्प्लीट अर्बनाइजेशन बताते हैं, मतलब वही स्लम और डेवलप्ड, मतलब एक ही सिटी में आपको गरीबी भी देखने को मिलेगी, ऐसा इनकी इनकम्प्लीट अर्बनाइजेशन में बताया गया है। DP मुखर्जी ये बताते हैं मॉडर्नाइजेशन, लेकिन मॉडर्नाइजेशन तो होना चाहिए, लेकिन हमको इंडिया के ट्रेडिशंस को ध्यान में रखना चाहिए। अब जो है वो कंटेम्पररी इश्यूज क्या चल रहे हैं, जैसे गिग इकोनॉमी डेवलप हो रही है, ठीक है, तो इनके खुद के कुछ अपनी परेशानियां हैं। प्लेटफॉर्म कैपिटलिज्म देखने को मिल रहा है, आर्टिफिशियल AI आज की डेट में नौकरी खा रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, सर्कुलर इकोनॉमी, कार्बन न्यूट्रलिटी नहीं है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है, इस तरीके की चीज़ें अब हमारे सामने हैं। अब कुछ केस स्टडीज़ की बात कर लेते हैं, जैसे टाटा स्टील प्लांट, ये पहली प्लांट सिटी थी, यहाँ पर लेबर वेलफेयर, हाउसिंग, सारी चीज़ें दी, लेकिन उसके बाद वहाँ की सोसाइटी में और वहाँ पे पॉल्यूशन हुआ, ये सारी चीज़ें वहाँ के एक लोकल जो है, मतलब डेवलपमेंट तो हुआ, लेकिन उसके कारण कुछ परेशानियाँ भी हुई, जो सारे पॉइंट्स मैंने ऊपर कवर कर चुका हूँ। अमूल का बेंगलुरु में भी आपको ये स्टार्टअप, IT एक्सपोर्ट, ये सारी चीज़ें बनी। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना, जहाँ पे लॉजिस्टिक, स्मार्ट सिटीज़ और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाए जाएंगे। तो यहाँ पर एक ओवरऑल सारी बातें मैंने कवर करी, गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव रहे हैं इन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। तो अगर आपको वो कवर करना है तो आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम चलाई गई, PM गति शक्ति, ये पूरा की पूरा ट्रांसपोर्ट हब बनाने के लिए, स्किल डेवलपमेंट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें क्लास ऑर्डर, एक नई सोसाइटी को बढ़ावा दे रही हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लिंकेजेस की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स हैं, जो जैसे आर्टिकल 48A बताता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो जब भी हम एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो हमको ये आर्टिकल 48A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमको कोड करना चाहिए। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात कर लेते हैं, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का गोल नंबर 8 क्या बताता है, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बताता है। 9 बताता है इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ावा देना। इसके बाद हम देखें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 10, जो कि बताता है कि इनइक्वालिटीज़ को कम करना है। तो इस तरीके से आप आपके आंसर्स में इनको कोड कर सकते हैं। ओवरऑल क्रिटिकली अगर मैं इस चीज़ को इवेल्युएट करूं, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण जो हमारी एग्रेरियन इकोनॉमी है वो तो चेंज होते हुए हमको दिखने को मिल रही है, लेकिन उसके कारण कई सारे रीजनल डिस्पैरिटीज़, इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन भी हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जैसे मैं आपको बताऊं कि एग्रेरियन सोसाइटी में चेंज हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण क्या हुआ, अच्छे पेस्टिसाइड आए, अच्छे इंसेक्टिसाइड आए, लेकिन इसके कारण क्या हुआ, जो एग्रीकल्चर लैंड पर जो एक डाइवर्सिटी थी वो ख़त्म हुई। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो इन्वायरमेंट पे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़े। इसके बाद जो हम आज की डेट में जो हम अनाज खा रहे हैं, जो हम गेहूँ खा रहे हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा इनकी मात्रा बढ़ गई, तो ये नेगेटिव इफ़ेक्ट हो रहा है। इस तरीके से आप इसको कवर कर सकते हैं। इसके बाद एक अनइक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज़ भी हमको देखने को आज भी मिलती है, ठीक है।
ओवरऑल इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण एक इंक्लूसिवनेस बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, ग्रीनरी जैसी चीज़ों पे बात होती है, स्किल ड्राइवन मतलब लोगों को स्किल होना चाहिए। आज की डेट में रीजनली बैलेंस्ड होना चाहिए। एक सोशलिजी मतलब एक समाज में एक एक जस्टिस होना चाहिए कि सब कुछ लगभग इक्वल हो, ठीक है। एनवायरमेंटली ये चीज़ सस्टेनेबल वे में होनी चाहिए। इस तरीके की सारी बातें अब आप समझ चुके होंगे। ओवरऑल कंक्लूजन में डिस्कस नहीं करना चाहूँगा और यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। कंक्लूजन में आप ये समझ ही सकते हैं कि हमको सारी चीज़ें सस्टेनेबल वे में करनी चाहिए, सोसाइटी में जो है समानता रहनी चाहिए। इस तरीके की बातें इसमें आपको ओवरऑल देखने को मिलेगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कार्ल मार्क्स की थ्योरी के इंपॉर्टेंट वर्ड हैं एलिनेशन, सरप्लस वैल्यू, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, एनोमी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इमाल दुर्खेम का। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए जो कि मैं आगे कवर कर चुका हूँ। आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हम कवर करेंगे इस पर्टिकुलर यूनिट में, वो आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा टॉपिक होगा इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सोशल चेंज इन इंडिया अकॉर्डिंग टू फैमिली। मतलब फैमिली पे इंडस्ट्री का क्या बदलाव हुआ, मतलब फैमिली में क्या बदलाव हुए, उसको हम काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। नेक्स्ट हम कवर करेंगे एजुकेशन को, फिर स्ट्रेटिफिकेशन जानेंगे, क्लास और कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जानेंगे। मतलब ओवरऑल मैंने जो अभी कवर किया वो इस पूरी के पूरे बुलेट का एक प्रकार से आप इंट्रोडक्शन समझ सकते हैं। आशा करता हूं कि ये लेक्चर आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए। भारत मंथन अकेडमी के साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू भारत मंथन अकेडमी। थैंक यू।